खून पीना है, मुझे उसका खून ला कर दो। मैं सारी जिंदगी जवान रहना चाहती हूँ। एक समय की बात है, किशनपुर गांव में दो भाई रहा करते थे। एक का नाम नरेश और दूसरे का नाम महेश था। नरेश बहुत ही लालची था और महेश बहुत मेहनती और बहादुर था। एक दिन राजा सूर्यभान दरबार में बैठा हुआ था, तभी एक आदमी रोते हुए वहां आया। अरे भाई, क्या हुआ? तुम ऐसे क्यों रो रहे हो? महाराज, मेरी मदद कीजिए। मैं एक गरीब किसान हूँ। मेरा भाई महेश बहुत बीमार है। मेरे पास जितना धन था सब उसके उपचार में लगा दिए। अब मेरे पास फूटी कौड़ी भी नहीं है जिससे मैं अपने बड़े भाई का उपचार करा सकूं। पिताजी की मृत्यु के बाद वो ही मेरा एक सहारा है। अगर उसको कुछ हो गया तो मैं मर ही जाऊंगा। अरे तुम चिंता मत करो, तुम्हारे भाई को कुछ नहीं होगा। जब तक तुम्हारा भाई ठीक नहीं हो जाता तुम महल में आकर मुझसे धन ले सकते हो। राजा ने नरेश को धन की एक पोटली दी और नरेश गांव की तरफ चल पड़ा। घर आकर उसने महेश से कहा, अरे भाई, आज भी कोई काम नहीं मिला। आज भी भूखा ही सोना पड़ेगा। परंतु आप चिंता ना कीजिए, मैं फिर कल जाऊंगा और कोई ना कोई काम जरूर ढूंढ लूंगा। अपने खेतों की फसल तो इस बार बर्बाद ही हो गई है। अरे तुमको फिक्र करने की जरूरत नहीं है मेरे भाई। जब तुम काम ढूंढने गए थे तब मैंने सुरेंद्र के खेतों में जाकर उसकी मदद की। बदले में उसने मुझे कुछ धन दिया है। उसी धन से मैंने खाना पका लिया है। नरेश ये सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ। उसने मन में सोचा, अरे ये तो बहुत ही अच्छी बात है। सुरेंद्र के खेतों में अब से भाई काम करेगा, वो भी पैसा मेरा होगा और राजा से भी भाई के उपचार के लिए पैसा मिलता रहेगा। ऐसे तो मैं एक दिन बहुत धनी बन जाऊंगा। अगले दिन नरेश और महेश अपने खेतों में गए और काम में लग गए। यहाँ से काम करने के बाद महेश सुरेंद्र के खेतों में चला गया और नरेश अपने घर की ओर चल दिया। अरे भाई नरेश, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? अरे तू बहुत समय से मेरा खेत खरीदना चाहता था ना। भाई ने तुझे खेत बेचने से मना कर दिया था। अब मैं अपना खेत तुझे बेचना चाहता हूँ, पर मेरी एक शर्त है। तू ये बात मेरे भाई को मत बताना, ठीक है? हाँ ठीक है, मैं कल ही तुझे पैसे दे दूंगा और तू मुझे खेत दे देना। हाँ। अगले दिन रामू ने नरेश को बहुत सारा धन दिया और चला गया। महेश जब सुरेंद्र के खेत में काम करके वापस आया तो नरेश ने रोते हुए कहा, भाई तुम्हें पता भी है, जब तुम सुरेंद्र के खेतों में काम करने गए थे तब यहाँ रामू आया था। वो हमारा खेत हमसे छीन कर ले गया। यदि आपने उस समय उसको खेत बेच दिया होता तो वो इतना क्रोधित ना होता भाई। और उसने मुझे कहा है कि या तो मैं खेत दे दूं, नहीं तो वो मेरी हत्या कर देगा। तुम तो जानते ही हो ना वो कितना खतरनाक आदमी है। मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था, इसलिए मैंने वो खेत उसको दे दिया और बदले में उसने धन भी नहीं दिया। उसने मुझे धमकी दी है, अगर ये बात किसी को पता लग गई तो वो मुझे खेतों में ही काट देगा। आप मेरा जीवन बचा लीजिए भाई, किसी को इस बारे में मत बताना, ठीक है? नरेश की बात सुनकर महेश को बहुत दुख हुआ, परंतु वो अपने छोटे भाई से बहुत प्रेम करता था, इसलिए सब्र का घूंट पीकर रह गया। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए और समय के साथ ही नरेश का लालच बढ़ता चला गया। उसने बहुत सारा धन जमा कर लिया। एक दिन महेश को काम करते करते रात हो गई। वो जैसे ही घर लौटने लगा
तो उसने देखा पेड़ के नीचे एक सोने का लोटा रखा था। उस लोटे में सोने के सिक्के थे जो रात के अंधेरे में चमक रहे थे। अरे ये किसका धन है और यहाँ क्यों रखा है? मेरे पास सोने के कुछ ही सिक्के होते तो मुझे इतनी रात तक काम न करना पड़ता। अपना खेत भी तो चला गया, अब तो रोटी का भी जुगाड़ मुश्किल से हो पाता है। समझ नहीं आ रहा ये कड़ी मेहनत कब तक करनी पड़ेगी। हाँ। तभी एक कबूतर उड़ते हुए आया। अरे क्या सोच रहे हो भले आदमी, तुमको सोने का लोटा चाहिए ना? नहीं प्यारे कबूतर, मुझे 2 वक्त की रोटी मिल जाए, बस इतना चाहता हूँ। सोने से दिलचस्पी नहीं है मुझे। कब तक ऐसे ही कुछ रुपयों के लिए दूसरों के खेतों में मेहनत करोगे भाई? प्यारे कबूतर, यही मेरे भाग्य में लिखा है और इससे खुश हूं मैं। अरे वाह, तुम्हारे नीति मुझे पसंद आई। ये मेरा ही सोना है। अगर तुम मेरा एक काम कर दो तो ये मैं लोटा तुम्हें दे दूंगा। महेश हंसते हुए वहाँ से चला गया। घर आकर भी उसको कबूतर की बात सोचकर हंसी आ रही थी। अरे भाई, इतने सालों से आपके चेहरे पर कोई खुशी नहीं देखी थी, आज आप बार बार हंस क्यों रहे हो? हाँ, क्या बताऊं मेरे भाई, आज मुझे एक अजीब कबूतर मिला और वो बोल रहा था अगर मैंने उसका एक काम किया तो वो मुझे सोने के सिक्कों का लोटा देगा। वो कबूतर सोच रहा था कि मैं लालच में आ जाऊंगा, इसलिए तो सोना दिखाकर मेरी आंखों को चकाचौंध करना चाहता था। बस वही बात सोचकर बार बार हंसी आ रही थी भाई। अरे भाई, तुमको उसका काम करना चाहिए था, क्या पता सोने का लोटा ही मिल जाता तुम्हें। अरे भाई, जितना धन भगवान ने तकदीर में लिखा है उतना ही मिलेगा, उससे अधिक या कम नहीं मिल सकता। ये ही नीति का खेल है। अब चलो सो जाओ, मुझे सुबह और भी ज्यादा काम करना है। अरे भाई, एक बार कोशिश तो करनी ही चाहिए। अगर ऐसे ही हाथ पे हाथ रखकर बैठेंगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। मेरी तसल्ली के लिए ही एक बार कबूतर पे विश्वास करके देख लेते हैं। अपने छोटे भाई के लिए इतना तो कर ही सकते हो ना, है ना भाई, है ना? महेश ने नरेश की जिद मान ली और अगले दिन रात के समय वो दोनों उसी रास्ते पे पहुंच गए जहां वो कबूतर रहता था। अरे महान आदमी, तुम आ ही गए। अब जल्दी करो, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। पर तुम कौन हो और इतना परेशान क्यों लग रहे हो? मैं इस जंगल में बहुत वर्षों से अपने बच्चों के साथ रहता हूँ। यहाँ एक निषाद नाम का दानव रहता है। एक दिन मैं अपने बच्चों को भोजन करा रहा था, तभी एक छोटा सा कबूतर उड़कर निषाद दानव की गुफा में चला गया। निषाद के कंधों पर बैठ गया। निषाद गुस्से से भड़क गया। उसने मेरे बच्चे को अपने पिंजरे में कैद कर दिया। तब से मेरा बच्चा भूखा प्यासा है। अगर कुछ दिन वो और ऐसे ही कैद में रहा तो मर जाएगा। अगर तुम निषाद से बात करके उसको मना लो और मेरे बच्चों को छुड़वा लो तो मैं तुम्हें बहुत सारा सोना दूंगा। इस जंगल में एक जगह बहुत सारा सोना गड़ा हुआ है और उसकी देखभाल मैं ही करता हूँ। अरे, तुमने ये बात मुझे कल क्यों नहीं बताई? महान आदमी, तुम सोने को देखकर भी नहीं पिघले तो मेरा दुख क्या ही सुनते, इसलिए मैं कुछ नहीं बोला। हाँ, तुमको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मैं पूरी कोशिश करूंगा निषाद से तुम्हारे बच्चे को छुड़ाने की, और बदले में मुझे सोना भी नहीं चाहिए भाई। कबूतर, तुम्हारा काम हो जाएगा तो तुम सोना तो पक्का दोगे ना? हाँ, मैं सारा सोना दूंगा। ध्यान रहे, ये जो काम तुम करने जा रहे हो वो इतना आसान नहीं है। हर कदम पे जान का खतरा है। बहुत ही सावधानी से तुमको ये काम करना होगा। वो तीनों जंगल के अंदर चल दिए। जंगल बहुत ही खतरनाक था। एक जगह जाकर कबूतर रुक गया।
ये जो सामने गुफा दिख रही है, तुम दोनों उसके अंदर जाओ। महेश और नरेश गुफा के अंदर चले गए। वहाँ एक बिना सर का निषाद बैठा हुआ था। उसका शरीर बहुत बड़ा था। कौन है? किसने मेरी गुफा में आने की कोशिश की? तुमको जलाकर भस्म कर दूंगा। कौन है? कौन है? शांत हो जाइए निषाद, हम यहाँ तुम्हारी मदद के लिए आए हैं। तुम मेरी मदद तो तब करोगे जब यहाँ से जिंदा वापस लौट पाओगे। हम मरने से नहीं डरते। यदि आपके कुछ काम आ जाए तो हमें खुशी होगी। हम बस ये जानना चाहते हैं कि आपका सर कहाँ है। अरे भाई, ये क्या बोल रहे हो? ये निषाद है। इसको क्रोध आ गया तो हम दोनों को भस्म कर देगा। इसका सर कहीं भी हो, हमें क्या लेने देना इससे। इससे कबूतर के बच्चे के बारे में पूछो ताकि सोना हमें मिल जाए भाई। हाँ। अरे वो निषाद हो या इंसान, पर इसके पास इसका सर नहीं है, तो इसको इसके सर की जरूरत है। हमें इसकी मदद करनी चाहिए। अगर हमने इसकी मदद की तो ये कबूतर का बच्चा हमें दे सकता है। अरे मनुष्य, तुम जाओ यहाँ से, इससे पहले मुझे क्रोध आ जाए। चले जाओ। अरे निषाद, एक बार बता दीजिए आपका सर कहाँ है। यदि हम उसको लाने में कामयाब हो गए तो ये हमारी खुशकिस्मती होगी। बड़ा शौक है तुमको मदद करने का। ठीक है, तो जाओ। काली पहाड़ी में एक नेत्र नाम की चुड़ैल रहती है, उसके पास मेरा सर है। उसको लेके आओ मेरे पास। महेश और नरेश दोनों ही काली पहाड़ी की ओर चल पड़े। रास्ते में उनको एक बूढ़ी औरत मिली। बेटा, कोई मदद करो, मेरी आंखों से कुछ दिखाई नहीं देता। मैं रास्ता भटक गई हूँ। कोई मुझे मेरी कुटिया तक पहुँचा दो। अरे आइए काकी, मैं आपकी मदद कर देता हूँ। कोई जंगली जानवर आ गया तो आपको खा लेगा। मैं आपको आपके घर तक छोड़ देता हूँ, आइए। जानती हूँ बेटा, यहाँ जंगली जानवर रहते हैं, पर वो मुझे कुछ नहीं कहते। यही जंगल में ही तो कुटिया है मेरी। मेरा मुर्गी का बच्चा निकलकर भाग गया, उसी के पीछे दौड़ी चली आई। अरे काकी, आप इतने खतरनाक जंगल में क्यों रहती हैं? क्या बताऊं बेटा, बदकिस्मती से कभी मेरी शादी नहीं हुई। गांव वालों ने ताने दे देकर जीना मुश्किल कर दिया था। अब मायूस होकर जंगल में ही मुर्गी बच्चों के साथ जीवन व्यतीत करने लगी। दोनों ही बुढ़िया को उसकी कुटिया तक छोड़ने आए। बेटा, यहाँ तक आए हो, पानी पीकर जाओ ना। हाँ, मुझे बहुत प्यास लगी है। लाओ पानी पिलाओ। अरे रात ज्यादा हो गई है, अभी चलते हैं, बाद में पी लेना। अरे बस कुछ ही समय लगेगा भाई, मुझे पानी पीने दो। बुढ़िया ने ग्लास में पानी डाला और उसके साथ ही हरे रंग की जड़ी उसमें मिला दी। ये लो बेटा, पानी। नरेश ने एक ही सांस में वो पानी पी लिया। उसके गले से पानी उतरते ही नरेश बुरी तरह जमीन पे तड़पने लगा। अरे काकी, ये आपने क्या किया? क्या किया मेरे भाई के साथ? बूढ़ी गोल गोल घूमने लगी। उसके घूमते ही वो एक सुंदर नारी में बदल गई। वो तेज आवाज में हंसते हुए बोली, मोनिका नाम है मेरा, इस जंगल की रक्षिका हूँ। कोई मेरे जंगल में आए और मेरा हरा पानी पिए चला जाए तो मुझे बुरा लग जाता है। देखो क्या चाहती हो तुम हमसे? मेरे भाई को ठीक कर दो। देखो वो कितनी बुरी तरह तड़प रहा है, उसे ठीक कर दो। चिंता मत करो, वो मरेगा नहीं। सूर्यास्त तक का समय है उसके पास। अगर तूने मेरा एक काम कर दिया तो तेरे भाई को ठीक कर दूंगी। कौन सा काम? चमन नगर में एक माही नाम की सुंदर कन्या रहती है, परंतु वो एक शक्तिशाली गुरु की बेटी है। उसके पिता की अच्छी शक्तियों के कारण मैं उसको छू नहीं पाती। वो इस दुनिया की सबसे सुंदर कन्या है।
यदि उसके शरीर का सारा खून मुझे मिल जाए तो मैं सारी जिंदगी जवान रह सकती हूँ। अगर तुम उसको मेरे पास लेकर आओ तो मैं तुम्हारे भाई को ठीक कर दूंगी। अरे ये आप क्या बोल रही हैं? मैं उस कन्या को कैसे ला सकता हूँ? तुम जवान हो, बहादुर हो, नेक दिल हो। उसका बाप तुम्हारे अंदर की अच्छाइयों को पल भर में पढ़ लेगा। वो अपनी कन्या की शादी तुमसे अवश्य करा देगा। तुम उससे शादी करके मेरे पास लेकर आना और मैं उसका खून पी लूंगी। अगर सूर्यास्त के पहले तुम लौट नहीं पाए तो तुम्हारा भाई दम तोड़ देगा। देखो मोनिका, तुम मेरे भाई को कुछ मत करना। मैं इसका जीवन बचाने के लिए कुछ भी करूंगा। इसे कुछ मत करना। मैं जानती हूँ तू ये करेगा, इसलिए तो मैंने तुझे चुना। महेश वहाँ से निकलकर चमन नगर की तरफ चल पड़ा। चलते चलते काफी समय हो गया। सूरज की किरणें अब सीधे धरती पे पड़ रही थी। सूर्यास्त में ज्यादा समय बाकी नहीं है। इतनी जल्दी मैं माही को विवाह के लिए कैसे मना सकता हूँ? अगर मेरे भाई को कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा, कभी नहीं। कुछ ही समय में वो चमन नगर पहुंच गया, जहाँ पे गुरु सतवीर हवन कुंड के सामने हाथ जोड़कर बैठे थे। मेरा नाम महेश है और मैं किशनपुर गांव से आया हूँ। आपसे कुछ जरूरी बात करना चाहता हूँ। फिर महेश ने गुरु सतवीर को मोनिका के बारे में सब बता दिया। गुरु सतवीर ने महेश से कहा, अरे वाह, तुम्हारी ईमानदारी हमें पसंद आई। अब मैं तुम्हें बताऊंगा आगे क्या करना है। गुरु ने अपनी पुत्री माही को बुलाया। बेटा, मैंने इसके माथे को छूकर इसके दिल को परख लिया है। ये ठीक कर रहा है। तुम इसके साथ किशनपुर के जंगल में जाओ और मोनिका का अंत कर दो, अंत। परंतु पिताजी, वो खुद ही मेरा खून पीना चाहती है। मैं उसका मुकाबला नहीं कर सकती। मेरे पास आपकी तरह कोई शक्ति भी नहीं है। बेटा, अगर तुम अकेली होती तो मैं तुम्हें कभी नहीं भेजता। तुम्हारे साथ महेश जाएगा। उलझनगढ़ में एक बरगद का पेड़ है। उस पेड़ के नीचे एक छोटा सा पौधा है। उस पौधे पे नीले रंग के फूल लगते हैं। उस फूल को तुम तोड़ लेना और वो फूल मोनिका को सुंघा देना। उसके अंदर ऐसी खुशबू है जिससे मोनिका का दम घुटने लग जाएगा और वो मर जाएगी। ध्यान रहे, उससे पहले तुम अपने भाई को ठीक करने का तोड़ उससे ले लेना। वो कोई जादूगरनी नहीं है जो उसके मरते ही सारा जादू टूट जाएगा। वो बस हुस्न की पुजारन है। माही को साथ देखकर वो उस बूटी का तोड़ तुम्हें दे सकती है। माही और महेश उलझनगढ़ की तरफ चल दिए। कुछ ही देर में उनको उलझनगढ़ में वो बरगद का पेड़ मिल गया। हे बरगद के पेड़, हम इस दुनिया से एक बुराई को खत्म करने वाले हैं। हमें नीले फूलों का पौधा दिखाएं जिसकी आप रक्षा करते हैं। देखते ही देखते वहाँ एक छोटा सा पेड़ उग गया जिसपे नीले रंग के फूल थे। माही ने वो फूल तोड़ लिया। दोनों किशनपुर के जंगल की तरफ चल दिए। कुछ ही देर में वो मोनिका की कुटिया में आ गए। देखो, मैंने अपना काम पूरा किया। अब आपकी बारी है। पहले लड़की को मेरी तरफ भेजो। मोनिका ने एक लाल रंग की जड़ी पानी में मिलाई और नरेश को दे दी। नरेश उसको पीते ही ठीक हो गया। मैं ठीक हो गया। ये तो कमाल हो गया। मैं ठीक हो गया। अब लड़की को मेरी तरफ भेजो। माही उसकी तरफ बढ़ी। आप मेरा खून पीने वाली हैं। ये बात मुझे पता होती तो मैं कुछ खुली हवा में सांस ले लेती। यहाँ कितनी बू आ रही है। मोनिका, क्या आप मेरी आखिरी इच्छा पूरी कर सकती हैं? जल्दी बोलो। मोनिका, यहाँ इतनी बू क्यों आ रही है? कहीं भी तो नहीं। ये कहते हुए उसने नाक बड़ी करके सूंघने की कोशिश करने लगी। ठीक उसी समय महेश ने उसकी नाक के सामने वो नीला पुष्प कर दिया जिससे मोनिका की सांस अटक गई और वो बेजान होकर धरती पे लुढ़क गई।
छल हुआ है मेरे साथ। उसके मरते ही तीनों उस कुटिया से बाहर निकल गए और काली पहाड़ी की ओर चल पड़े। काली पहाड़ी के अंदर नेत्रा ने अपने सामने कई कटे हुए सर रखे हुए थे, जिनमें से एक सर निषाद का भी था। ये तो नेत्रा चुड़ैल है, इतनी आसानी से निषाद का सर नहीं देगी। अच्छा, कोई रास्ता है जिससे ये खुद ही हार मान ले? ये नेत्रा है, ये सिर्फ रात के अंधेरे में ही देख सकती है। सुबह होते ही इसकी दृष्टि चली जाती है और इन कटे हुए शक्तिशाली सर की बलि देकर ये अपनी दृष्टि पाना चाहती है। लेकिन सुबह होने में काफी कम समय बाकी है, कबूतर का बच्चा मर भी सकता है। आते हुए तुमने मुझे बताया था तुमको काली पहाड़ी नेत्रा के पास भी जाना है, तभी मैंने मोनिका की कुटी से ये जहरीली जड़ी बूटी उठा ली थी। जहर तो जहर होता है, मनुष्य हो या चुड़ैल सबको खत्म कर देता है। अब इसको कैसे भी करके नेत्रा को पिलाना होगा। माही अंदर गई और नेत्रा से बोली, नेत्रा चुड़ैल की जय हो, मैं गुरु सतवीर की पुत्री हूँ। तुझे कौन नहीं जानता, तेरे पिताजी के घर में कितने चक्कर लगा चुकी हूँ, वो दुष्ट मेरी बात ही नहीं मानता। पिताजी ने आपके लिए आबे हयात भेजा है, चक्के बताइए। आबे हयात जल्दी देना, वहाँ क्यों खड़ी है? नेत्रा ने जल्दी से वो कटोरा मुंह से लगाकर खाली कर दिया और जलकर भस्म हो गई। उन तीनों ने निषाद का कटा हुआ सर लिया और जंगल की ओर बढ़ गए। ये लीजिए आपका सर निषाद। तुमने कर दिखाया, जो मैंने सोचा था उससे भी अधिक बहादुर हो तुम। अरे वाह! निषाद ने कबूतर के बच्चे को पिंजरे से आजाद कर दिया। कबूतर का बच्चा लेके वो बाहर आए। बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा, अब जंगल का सारा सोना तुम्हारा हुआ। आओ, मैं तुमको उस जगह ले चलता हूँ। आओ। इतना सारा सोना देखकर नरेश के मन में फिर से लालच आ गया। उसने जल्दी जल्दी सारा सोना गोद में भर लिया। तभी वहाँ राजा कुछ सैनिकों के साथ आए। गिरफ्तार कर लो इसको और कारावास में डाल दो। महाराज, मैंने क्या किया है महाराज? मुझे छोड़ दो। अपने भाई के बीमारी के लिए जो धन तुमने झूठ बोलकर लिया था, उसका पता मुझे लग गया है। अब तुमको बाकी की जिंदगी कारावास में ही बितानी होगी। महाराज, इतना ही नहीं, रामू को इसने जमीन भी बेची है और बाकी के लोगों से बोलता रहता है रामू ने जमीन हड़प ली है। हाँ। ये सब सुनकर महेश को बहुत दुख हुआ। महेश, ये सारा सोना तुम्हारा है। तुम्हारी बहादुरी ने हमारा मन जीत लिया।